You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। आंसर की आप लोग ने मैच कर ली, मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई मिस्टेक हो या फिर कोई ऐसा कोई है जिसमें आंसर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? हाँ बताइए। सर 44th क्वेश्चन में आंसर थर्ड दिया है, फोर्थ भी सही है लेकिन बुक में दिए हुआ है। ओके, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? 44th। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहे हो ना? ओके, और लूंगा कल इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अभी हमने पेपर डाउनलोड नहीं किया है, मैं पहले देखना चाहता था, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है मैं उसको देख लूंगा उसके बाद। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम पर बात करने वाले हैं। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही बच्ची आपकी। यू आर नॉट ऑडिबल। आपका माइक ऑन हो रहा है बट आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लीजिएगा। ओके, कुछ बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे। मैंने लास्ट क्लास में कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रहा हो उसमें क्या होगा, और खास करके इनिशियल फेज फाई का वैल्यू क्या होगा, ये हमने इसको बताया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कुछ रिजल्ट्स जैसे हमको परमानेंटली याद होने चाहिए। एक तो है कि तरीका हमको पता हो फाई निकालने का, और दूसरा कि कुछ इक्वेशंस हमको अब याद हो जाने चाहिए, इससे टाइम बचता है और कोई बात नहीं है। और प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है जिससे बॉडी एसएचएम कर रहा है और ये मीन पोजीशन है, दिस इज द नेगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर बॉडी मीन पोजीशन पर है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। वेरी सिंपल। इसके लिए हमारा फाई का वैल्यू हो जाएगा 0। वही
हम लोग अगर एक दो और अगर हम दूसरा डायग्राम कि अगर मेन पोजीशन पर बॉडी ना होके अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर हो समवेयर हियर, तो यहां पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, और यहां पर फाई का वैल्यू हो जाता है पाई बाई टू। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने आपको बताया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है तो ये इक्वेशन होता है। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो तो a cos ओमेगा टी, अगर निगेटिव एक्सट्रीम पर हो यहां पर, तो यहां पर इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी। यहाँ पर फाई हमारा हो जाता है 3 पाई बाई टू। और अब एक और केस है जो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बॉडी राइट की तरफ ना जाके मेन पोजीशन पर ही हो और लेफ्ट की तरफ जा रहा हो, तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर फाई का वैल्यू हो जाता है पाई। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखा है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर फाई सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये सारे चारों कंडीशंस हमारे बन जाएंगे। अब ये चारों इतने कॉमनली यूज होने वाले कंडीशंस हैं कि हम लोग को ये रिजल्ट्स लगभग याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी a/2 पर हो तो √3a/2 पर हो, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, उसके लिए अपने को जो हमने कल मैंने पिछले क्लास में बताया था वो अपने को ऐसे करना पड़ेगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, ये जितनी भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं इसका एक ऑल्टरनेटिव है बहुत शानदार, वो भी आज हम लोग हो सकता है डिस्कस करें। लेकिन पहले बेसिक मेथड हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर मान लो वो कॉन्सेप्ट अगर भूल गए या वो तरीका अगर दिमाग से निकल गया तो अपने को कम से कम बेसिक आइडिया तो हो कि हाँ कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये कर लेंगे। अब इक्वेशंस रिलेटेड, कंडीशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो, हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। Which of the following represents SHM? जैसे कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस 2 ओमेगा टी। इसके अलावा c y इज इक्वल टू, ये y लिखो x लिखो एक ही बात है, y इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी, d y इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा टी, e y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये 5 इक्वेशंस हमने लिखे हैं, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा एसएचएम है कौन सा एसएचएम नहीं है, कौन पीरियोडिक है। जैसे अगर एसएचएम हुआ तो पीरियोडिक होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर पीरियोडिक हुआ तो एसएचएम हो ये कोई जरूरी नहीं है। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने आपको बताया था कि कोई भी मोशन एसएचएम हो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो आपको ये देख के बताना है कि इसमें से कौन कौन से एसएचएम है नहीं है क्या है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, आंसर्स रेडी हैं आप लोग के? ओके,
चलिए मल्हार आप बताइए पहले कौन कौन सा एसएचएम है। सर फर्स्ट डी और ई। ओके, पहला एसएचएम है, डी और ई भी एसएचएम है। ओके, बी एंड सी नहीं है। ठीक है, आद्य आपका क्या आंसर है? हाँ सर यही था। आपका भी यही तीनों। आफिया? सेम आंसर। यही तीनों है। ओके, एक मेरे को बात बताओ कि मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला आप लोग ने बोला कि ये एक एसएचएम है, चलो इस बात से हम भी एग्री कर गए, क्योंकि मैंने बहुत बार जब बेसिक मैथमेटिक्स ही बताया था तब भी बताया था कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, ये होता है। तो नो डाउट ऐसे ना दिख रहा हो, लेकिन अगर ऐसे करेंगे इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये एसएचएम का कंडीशन थोड़ा सा हमारा दिखने लगेगा। और ये जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव करता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा मोशन दे दिया, बोला इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो याद रखना कि ये जो टर्म है यही हमारा एम्पलीट्यूड है। तो ये बहुत कॉमन सा फंक्शन था, बार बार इसका जिक्र हुआ था। व्हाई दिस इज नॉट एसएचएम? अब बताइए। सर जो दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों फंक्शंस की वो अलग है, तो वो एक हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा। हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा, ये गलत वर्ड है। साइन और कोस से बना कोई भी फंक्शन हार्मोनिक होता है। हार्मोनिक होगा, सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन जो है हम लोग पढ़ते हैं, वैसे हार्मोनिक मोशन ऐसे साइन और कॉस से जितने फंक्शन हम ऐड करके बना सकते हैं वो सब कोई ना कोई एक हार्मोनिक मोशन ही बताने वाला है। ओके, मल्हार का बात है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग होने से, जैसे ये ओमेगा है और ये 2 ओमेगा, ये दोनों के अलग होने से ये हमारा एसएचएम नहीं। एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स इसमें? या अच्छा ये बताओ कि ये पेरियोडिक है या नहीं, ये जो सेकंड फंक्शन है वेदर इट इज पेरियोडिक और नॉट? हाँ बताइए। हाँ सर होगा। तो याद रखना कि अगर इसको प्रूव करना है कि ये एसएचएम नहीं है, डायरेक्टली दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमको ये जो y है डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आना चाहिए, और एक्सेलरेशन या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो x आता है वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2 ओमेगा का टर्म हमेशा 2 का टर्म एक एक्स्ट्रा आएगा, उसको कॉमन नहीं लिया जा सकता। चाहो तो तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। लेकिन जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वैरी हो जाए, चेंज हो जाए दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस की, तब ये पीरियोडिक मोशन रहेगा, एसएचएम नहीं होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्यों नहीं है, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर तुम इसको कोशिश करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। ये ऐसा साइन कोई फंक्शन में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा दो मल्टी टर्म के मल्टीप्लीकेशन में रहेगा और वो एसएचएम नहीं हो पाएगा। दो बार डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ पीरियडिक होगा, और बहुत बार इसका पीरियड पूछा जाता है, व्हाट विल बी द पीरियड, इसका पीरियड क्या होगा। मान लो बी एक पीरियडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या होगा। हाँ आप ये बताएं। सर 2 पाई बाय ओमेगा।
कैसे निकालेंगे? सर हमको एक मेथड बताया था क्लास में। बताओ क्या है? सर उसमें बोला था कि जो मतलब 2 पाई और 2 पाई दोनों के लिए सेम हो गए तो न्यूमरेटर का HCF लेना है और डिनोमिनेटर का LCM लेना है। मतलब एक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे का 2 ओमेगा है, तो LCM होगा ओमेगा, इसलिए टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो तरीका है कि कोई भी फंक्शन अगर हमको दिया जाए तो सबसे पहले इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, T1 एंड T2। जैसे यहाँ पर T1 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई ओमेगा, और T2 हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। अगर कोई और तीसरा फंक्शन होता उसका भी टाइम पीरियड निकालते हैं, और ये जो पीरियड होता है ना, ये LCM ऑफ T1, T2, T3 एंड सो ऑन, इन सबका LCM लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में यू नो कि न्यूमरेटर का LCM लेते हैं, डिनोमिनेटर का HCF लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो वो तरीका आपको डायरेक्टली बता दिया गया है। बट इस तरह से कभी भी दो या दो से ज्यादा साइन फंक्शंस एडेड हो और सबकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तो याद रखना है कि वो पीरियडिक होगा बट SHM नहीं होगा। और पीरियड कैसे निकालना है, तो हम इंडिविजुअल फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं, उन सबका LCM ले लेंगे। तो पहला और दूसरा जो इक्वेशन है, इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो दोनों में ओमेगा, हाँ बोलो। सर मतलब इस पूरे का फिर टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा नहीं होगा क्या? 2 पाई बाई ओमेगा ही होगा ना। T1 और T2 का LCM क्या होगा? x और 2x का LCM क्या होगा? 2x ही होगा ना। तो ये T2x है, ये 2x है हाँ सर ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आपका गलत नहीं था, 2 पाई बाई ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वो जो बोले हैं ना कि न्यूमरेटर का ये एक्चुअली वो LCM ऑफ T1, T2, T3 डायरेक्टली ऐसा बोल दे तो एक बार में वो बात खत्म हो जाती है। तीसरा, ये जो tan है, दिस इज नॉट SHM, क्योंकि tan फंक्शन इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन। ये जो tan फंक्शन है नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन। व्हाट अबाउट दिस? ये भी बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है, cos स्क्वायर ओमेगा टी sin स्क्वायर ओमेगा टी। ये कैसे SHM आप लोग बोल रहे हो? एनीवन? हाँ बताइए। मल्हार आप ही बताओ, बाकी बच्चे भी सर थोड़ा वो आंसर करने का कोशिश करें। हाँ बोलो। सर वो आपने cos 2 ओमेगा के ओमेगा टी का वो लिखवाया था, तो ये जो cos स्क्वायर बराबर। ओमेगा टी है वो cos 2 ओमेगा टी प्लस 1/2 होगा। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है, अरे ये क्या हो गया, cos स्क्वायर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है ना। डायरेक्टली इसको SHM नहीं बोल सकते, ये y जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऐसा बोलेंगे तो ये थोड़ा गड़बड़ होगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ता है। अब भी ये डायरेक्टली SHM नहीं हुआ, लेकिन इसको कुछ ऐसा करेंगे, देखो y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। अब इसके बाद 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ये y माइनस 1/2 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ cos 2 ओमेगा टी। और ये जो पूरा y माइनस 1/2 का टर्म आया ना, इसको कंबाइंडली कुछ नया नाम दे देंगे, लेट्स से दैट इज y डैश, इसको हम लोग बोल देंगे y डैश, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ cos 2 omega t. Now this is the amplitude, 2 omega is the angular frequency, and y dash is the displacement mean position. और इसका मीन पोजीशन क्या होगा? मीन पोजीशन
will be equals to y cap y dash is equals to 0. Y dash is equals to 0. That means y minus 1 by 2 is equals to 0. यानी कि मीन पोजीशन इसका ओरिजिन ना होके 1 by 2 होगा. तो ये हो जाएगा मीन पोजीशन, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और ये एक एसएचएम रिप्रेजेंट कर सकता है. आई बात समझ में? सेम जो बात है वो साइन स्क्वायर के साथ भी होगा. साइन स्क्वायर को भी हम लोग 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर से इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको एक एसएचएम में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं. एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, देखो, जो फर्स्ट डे के डिस्कशन के ऊपर बेस्ड है. विच, हाँ बोलिए. सर जो y is equal to a tan omega t है वो ऑसिलेटरी है ना? y is equals to a tan omega t, वो ऑसिलेटर Oscillatory ऑसिलेशन नहीं, हार्मोनिक फंक्शन ही नहीं है ना, वो ओपन फंक्शन होता है. tan थीटा का फंक्शन देखे हो? tan थीटा का जो फंक्शन होता है ना, ये 0 से, ये अगर पाई बाई 2 है और ये tan थीटा है, 0 से पाई बाई 2 पर ये इन्फिनिटी चला जाता है, और फिर ये नेगेटिव इन्फिनिटी से ऐसे आता है, ऐसे जाता है. दिस इज नॉट पीरियोडिक काइंड ऑफ फंक्शन. पीरियोडिक है मतलब, लेकिन वो हार्मोनिक नहीं है. हार्मोनिक व्हाट इज द करेक्ट वन? tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कब इन्फिनिटी हो सकता है पार्टिकल का, बताओ. किसी भी टी के लिए हमारा tan का वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा तो मतलब y इन्फिनिटी हो गया. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन्फिनिटी हो सकता है कभी पार्टिकल का? नहीं हो सकता ना. Which of the following will perform SHM? जैसे पहला है, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. ये है G2 माइनस एक्स. दूसरा F इज इक्वल टू 4x माइनस 3. तीसरा F इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2. चौथा F इज इक्वल टू 7x प्लस 2. ये नेट फोर्स का एक्सप्रेशन है किसी बॉडी पर. आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा कंडीशन बॉडी को एसएचएम कराएगा, कौन सा नहीं कराएगा. बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आंसर देने में. ये 3 बच्चे ही सिर्फ आंसर कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मैं बार बार कहता हूँ लेकिन बच्चे आंसर नहीं करते. दैट इज वेरी डिस्करेजिंग. ओके, आप बताओ 1 2 3 4 इसमें से कौन एसएचएम है, कौन एसएचएम नहीं है. पहले मैं उसको मार्क कर लेता हूँ. सर सिर्फ फर्स्ट वाला एसएचएम. ओके, बाकी तीनों नहीं है. आधे आपका?
आपका माइक कभी कभी काम करना बंद कर दे रहा है। मल्हार, आपका क्या आंसर है? हाँ सर, यही है। फर्स्ट वाला। ओके, क्या चेक कर रहे हैं हम? अगर हम एसएचएम पर कमेंट कर रहे हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग? एक्सप्लेन कीजिए मल्हार। सर की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। ओके, F is directly proportional to minus x, और ये एक्चुअली बताता क्या है माइनस? वाई दिस माइनस साइन? ये माइनस साइन का मेन पर्पस क्या है? ना आप ये बताया। सर की फोर्स रिस्टोरिंग नेचर का है और मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। रीस्टोरिंग नेचर, वेरी गुड। ये माइनस का रोल सिर्फ और सिर्फ रीस्टोरिंग नेचर। रीस्टोरिंग मतलब वापस उस पोजीशन पर लाने की कोशिश। अगर हम कभी भी, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन जहां माइनस हमको डायरेक्टली मिल ना रहा हो, बट तुमने रीस्टोरिंग नेचर बाय ऑब्जर्वेशन समझ लिया, तो माइनस लाने का जरूरत नहीं। लेकिन जब इक्वेशन लिख दिया गया है तो हमको ये चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इफ यू सी, तो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस को अगर बाहर निकाल दें, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज f इज इक्वल्स टू -3x - 2। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो f इज इक्वल्स टू -kx होना चाहिए था, यहाँ पर -3x - 2 हो गया है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो x - 2 है ना, इसको तुम कैपिटल X की तरह रिप्रेजेंट कर दो। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल्स टू -3 कैपिटल X। नाउ मीन पोजीशन जो है हमारा वो क्या होगा? अब जीरो नहीं होगा। यहाँ पर एक बात जो बार बार मैं मीन पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे हर बार जब बॉडी एसएचएम करेगा तो उसका मीन पोजीशन ओरिजिन पर हो, कोई जरूरी नहीं है। ये ओरिजिन है, मान लो ये -3 है और ये +3 है, तो बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट अगर एसएचएम कर रहा है तब तो फोर्स का एक्सप्रेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू x ये लिखना सही है। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना कि मीन पोजीशन जो है वो ओरिजिन पर ही हो। एक ऐसा भी सिचुएशन हम ले सकते हैं, ओरिजिन यहाँ है लेकिन मीन पोजीशन हमारा 5 पर है, बॉडी यहाँ पर इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है और लेट्स से एम्पलीट्यूड 3 है, तो ये +3 आगे 8 तक जाएगा और ये -3 मतलब 2 तक आएगा और ये इसके बीच में एसएचएम कर रहा है। उस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा वो f इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स x - 5 होगा। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन जहां होता है फोर्स वही 0 होता है। x इज इक्वल टू 5 पर फोर्स को 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखा है x - 2, इसको कैपिटल X इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल X इज इक्वल टू 0 करके हम मीन पोजीशन निकाल सकते हैं, विच इज x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। ये मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन ओरिजिन से शिफ्ट होकर 2 पर चला गया। तो एक मिनट बच्चे, तो इसलिए पहला वाला जो है वो डेफिनेटली एक एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 2 पर है। एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ इतने को देख के एम्पलीट्यूड के बारे में हम बाद में कमेंट करेंगे। थर्ड वाला जो इक्वेशन है x का पावर 2 हो गया, तब तो ये ऐसे ही अपने रेस से बाहर चला गया। बाकी बचते हैं ये 2 और 4। तो देखोगे जब 2 और 4 में कि तुम माइनस बाहर निकाल रहे हो, इफ यू टेक माइनस आउटसाइड तो x में निगेटिव टर्म आ जा रहा है। जैसे इस सेकंड वाला को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, f इज इक्वल टू 4x - 3। बहुत सारे बच्चे का होता है सर x इसमें माइनस इसमें ही बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा -4
3 माइनस एक्स, और 3 माइनस एक्स को हम कैपिटल एक्स लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं एक बार। और इसका जो मीन पोजीशन होगा वो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 पर होगा। चलो वो भी कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्स टू 0, दिस इंप्लाइज 3 माइनस एक्स 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3। चलो ये भी ठीक है। अब पहला और दूसरा एक साथ हम लोग देखेंगे कंट्रास्ट में फर्क क्या पड़ा। ये 0 है, ये 3 है, ठीक है। 3 मीन पोजीशन आया है। अब तुम जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसमें 3 से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू डालो, जैसे 4 डालो, और फोर्स का देखो कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, और एक बार 2 डाल के देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ रहा है। यही काम हम फर्स्ट वाले में 2 से कम, 2 से एक ज्यादा ऐसे करके चेक कर सकते हैं। जैसे मीन पोजीशन अगर हमने कहा 2 पर आया है, तो एक बार एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा देख के देखो क्या वो फोर्स नेगेटिव आ रहा है क्या। 2 से कम डाल के एक्स का वैल्यू देखो क्या वो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है क्या। बोलने का मतलब है कि अगर ये हमारा मीन, ये ओरिजिन है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 मीन पोजीशन है, अगर हम बॉडी को 3 पर रखते हैं, लेट्स से 3 पर, तो एक्स का वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा, फोर्स निगेटिव आ जाएगा। और अगर एक्स को 1 पर रखते हो तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्सेस। तो यहाँ पर वो रीस्टोरिंग वाली बात आ रही है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पर तुम देख रहे हो तो एक्स का वैल्यू अगर 4 डालोगे तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इधर ही चला जाएगा। 2 पर डालोगे तो इधर ही चला जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थोड़ा भी डिस्प्लेस किए तो बॉडी उधर ही चलता चला जाएगा, ऑसिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए देखने में भले ही ऐसा लगता है कभी कभी कि पावर 1 है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है, सारी बातें जो है वो हमारी जस्टिफाई हो रही है, लेकिन रीस्टोरिंग नेचर यहाँ पर नहीं हो रहा। तो इतना डिटेल हर बार जाने का जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने को क्या करना है, एफ इज इक्वल टू सम माइनस, हर बार एक स्टैंडर्ड हम लोग रूल बनाएंगे कि एफ इज इक्वल टू सम माइनस ये पॉजिटिव, और ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो, एक्स वाला जो कोएफिशिएंट है या एक्स भी अगर हो तो वो पॉजिटिव ही हो, एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स माइनस बी कुछ भी हो, सी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये एक्स नेगेटिव नहीं होना, यहाँ पर पॉजिटिव होना। एक्स का कोएफिशिएंट अगर है कुछ तो वो भी पॉजिटिव होना, नेगेटिव नहीं होना। अगर ये हम इंश्योर कर देते हैं तो हमारा एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। पावर 1 होना ही है, ये तो हमने पहले ही बताया हुआ कि पावर 1 होता है। तो सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस के एक्स या x इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही एसएचएम रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बात नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। ये जो पहला इक्वेशन वाला बताया और ये जो हमने फोर्स वाला कंडीशन बताया, इस पर अच्छे से काम करना है। लगे तो दोबारा ये वीडियो प्ले करके देखना है जितना भी बकबक हुआ है, नहीं तो मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। लेकिन ये बहुत नाजुक बात है और इससे बहुत बच्चे फंसते हैं। कुछ बच्चों का मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा लगा, उन्होंने काफी बढ़िया इस चीज पर अपनी पकड़ बनाई है। नेक्स्ट जो इसमें डिस्कशन का बात होता है वो है टाइम का। टाइम का कैलकुलेशन भी जो है ना वो काफी मजेदार चीज है। अंडरस्टैंडिंग टाइम पीरियड है। देखो कोई भी एसएचएम बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमको लगता है कि बॉडी हमेशा ओरिजिन से राइट की तरफ जाएगा और इसी को ऑसिलेशन कहते हैं। मैंने कल भी ये बात कहा था कि ये एक सिनेरियो है, हर बार ऐसा ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉडी हमने जब देखा उसमें कहीं भी हो सकता है। लेट्स से ये 0, ये माइनस ए और ये प्लस ए, बॉडी हमारा a/2 पर है, हो सकता है, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, हो सकता है। अब 1 टाइम पीरियड का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां जाना, घूम के आना, फिर वहां पर घूम के यहां आना, ये हो गया कंप्लीट 1 टाइम पीरियड।
मतलब वन टाइम पीरियड इज द टाइम की इंटायर जर्नी को एक बार कवर करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाने को वन टाइम पीरियड कहते हैं। मीन पोजीशन से भी अगर हम देखते तो यहां से यहां जाना, फिर वापस आना, फिर यहां जाना, फिर वापस आना, ये होता है वन टाइम पीरियड। अगर ये लेफ्ट में जाता तब भी पूरा पाथ एक बार कवर करके वापस उस पॉइंट पर आने का बाद। ऐसा नहीं है कि यहां से गए और फिर यहां पर आ गए, हो गया टाइम पीरियड, ये नहीं होगा। पूरा पाथ कवर करने के बाद वापस उस पॉइंट पर आना है, तब जाके वो वन टाइम पीरियड होता है। दिस इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। अपर द टाइम फॉर कंप्लीटिंग द इंटायर मोशन वंस, और मिनिमम टाइम में जो इंटायर मोशन कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है। हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है, लाइक ये 0, ये -a, ये a, और हमारा -√3/2 से यहां पर a/√2। अगर बॉडी को यहां से डायरेक्टली यहां जाना है, उसमें टाइम कितना लगेगा? या फिर अगर इसको दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इसको यहीं से ऐसे घूम के जाना है, ऐसे, तब टाइम कितना लगेगा? या फिर ऐसे घूम के फिर यहां से घूम के यहां पर आना है, तो क्या लगेगा? कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक के बाद एक ऐसे बनाए जा सकते हैं। और पहले तो मैं कोई एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करूंगा, ये वाला भी रहने दो। डायरेक्ट -√3/2 से a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा, एक बार मेरे को कोई कैलकुलेट करके बताओ। फाइंड द टाइम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी। हमारा जो भी आंसर आएगा वो कैपिटल टी के टर्म्स में आएगा, टोटल टाइम पीरियड जो होता है उसके टर्म्स में आना चाहिए। चलिए, ओके, अमलार बताइए क्या है टाइम आपका? 70/24 70/24 24 44 24। ओके, आफिया आपका? सर मेरा 5t/12 है। 5t/12। आधे आपका? सर मेरा 70/24। यही है। ओके, अब देखो अच्छा, मैं पहले एक दो लॉजिक भी लेता हूं जिन बच्चों ने किया है। मैं देखना चाहता हूं कैसे किया। इसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले मैं आंसर मल्हार से लूंगा। आप बताओ आपने किया कैसे? सर जो मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक -√3a/2 से 0 मतलब मीन पोजीशन, और एक 0 Okay, से a/√2। तो फिर गुड उसके बाद जो -√3a/2 से जो मीन पोजीशन होगा उसका टाइम उतना ही होगा जितना हम मीन पोजीशन से √3a/2 से जाएंगे। गुड। तो फिर -√3a/2 पे जो फेज है, मतलब मैंने उसको π/3 माना, मतलब टाइम सेम लगेगा इसलिए। ओके तो ओके, अगर 2 ठीक है, पाई बराबर बराबर बराबर, ठीक है, अंडरस्टूड। आएंगे उसको, उसका भी उसको इलेबोरेट करेंगे। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। आफिया आप बताओ। सर मैंने ऐसे कंसिडर किया कि पहले वो -a/√2 जाएगा, और -a/√2 और -a/2 के बीच का जो टाइम है तो उसको मैंने 0 से a/√2 में ऐड कर दिया। ओके, देखो सारे बच्चों के लिए एक बात समझने की जरूरत है कि एसएचएम में
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये पूरे टाइम वेरिएबल होते हैं। वाला जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ ध्यान से इसको एक एक वर्ड अब हम लोग डीप पेनिट्रेट करते जा रहे हैं एसएचएम में, तो अब केयरफुली सारा बात सुनना है। इन एन एसएचएम velocity and acceleration are variable। तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो कोई भी v बराबर u प्लस एटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम, ये सब चलेगा नहीं। इसलिए अगर कभी भी दिमाग में ऐसा है कि सर ये डिस्टेंस और जो भी वेलोसिटी है उसको निकाल के डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा काम ऐसा, ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। तब इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं? दो तीन तरीके हैं, मैं एक एक मेथड से, बेसिक मेथड से आपको बताता हूं। सबसे पहले जहां पर बॉडी दिया गया है कि जहां से जहां जाना है, लेट से मैं नाम दे देता हूं उस पॉइंट को P और ये है Q। P पॉइंट पर बॉडी T इक्वल्स टू 0 पर हो, इसके लिए हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मतलब पिछले क्लास का जो डिस्कशन था, एक बॉडी है वो -√3a/2 पर है और राइट की तरफ जा रहा है, इसके लिए इक्वेशंस क्या बनेंगे? व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस? जैसे मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x इज टू a sin ओमेगा t प्लस 5, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है और t एट t इज टू 0, x जो है वो -√3a/2 पर है, इसको पुट करने पर -√3a/2 इज इक्वल टू a sin 5, a विल गेट कैंसिल्ड और यहां से 5 जो है, अब sin 5 का वैल्यू -√3/2 आना, ये बताता है कि ये जो 5 है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि 5 के जो दो वैल्यूज होंगे वो पाई प्लस पाई/3 और 2π माइनस पाई/3, ये दो वैल्यूज होंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला हमने वैल्यू लिखा है ये थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट का। हम फोर्थ क्वाड्रेंट का ही लेना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव होती है और हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वी सी द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, और हमको पता है कि वेलोसिटी इफ यू डिफरेंशिएट इट कॉस का फंक्शन आता है। ये पिछले दिन भी किया था, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं करना चाहता। कॉस का फंक्शन है, फाई का वैल्यू अगर डालने पर पॉजिटिव है वही हम लेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए फेज एंगल अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 2π माइनस पाई/3 एंड दैट इज इक्वल टू 5π/3। ओके, सो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने की जरूरत है। तो पहला जो चीज था कि हमने इक्वेशन इसका लिख दिया, क्या? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5π/3। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस। हमको पहुंचना कहाँ है? a/√2 पर। जहां भी पहुंचना है हम मान के चलेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू t द बॉडी इज एट a/√2 और q, q पॉइंट हमने माना है। एट टाइम t बॉडी विल बी एट q। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट तुम लोग को समझ है इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो t अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू a/√2 हो जाना चाहिए, यानी a/√2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5π/3। अब a विल गेट कैंसल्ड, एक्सक्यूज मी, यहां से sin ओमेगा t प्लस 5π/3 इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो साइन जो है ना, अब उसका वैल्यू अगर 1/√2 होता है तो ये दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो और या फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो। मतलब वी कैन डायरेक्टली राइट
ओमेगा टी प्लस 5 पाई/3 इज इक्वल टू, ये जो पूरा वैल्यू है या तो ये पाई/4 के बराबर होगा या फिर पाई माइनस पाई/4 के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा 3 पाई/4। लेकिन अगर तुम पाई/4 अगर ले लोगे ना तो ये 5 पाई/3 राइट हैंड साइड में जाके टी को निगेटिव कर देगा, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। हमको पता है कि साइन पाई/4 1/√2 के बराबर होता है, लेकिन ये वैल्यू पाई/4 के बराबर है, टी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमको यही चूज करना है। अब देखो ओमेगा टी प्लस 5 पाई/3 इज इक्वल टू 3 पाई/4। अब यहाँ से सॉल्व करो, ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 3 पाई/4 माइनस 5 पाई/3 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 पाई माइनस 5 पाई/3 3 पाई/4 2 पाई प्लस पाई, एक और वैल्यू होगा 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली इसमें भी टी निगेटिव आ जाएगा, इसको हमको फिर एक और वैल्यू लेना पड़ेगा, वो कितना लेना पड़ेगा 2 पाई प्लस पाई/4, ये वैल्यू लेना पड़ेगा 2 पाई प्लस पाई/4, तो ये हो जाएगा 9 पाई/4। ये वैल्यू भी टाइम को निगेटिव दे रहा है, मैं बताऊंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों हो रहा है ऐसा। 9 पाई/4 लेना पड़ेगा। 2 मिनट और मेरे साथ पेशेंस रखो, मैं सारी चीजों को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर साइन का वैल्यू 1/√2 है तो पाई/4 हो सकता है, पाई माइनस पाई/4 हो सकता है, नहीं तो फिर 2 पाई प्लस पाई/4 विच इज 9 पाई/4। हमने पाई/4 क्यों रॉन्ग होगा, नहीं लेना है, ये बताया। 3 पाई/4 भी लेने पर हमारा टाइम निगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। उसके बाद ये वैल्यू है, तो ओमेगा टी, यू कैन सी ओमेगा टी इज इक्वल टू 9 पाई/4 माइनस 5 पाई/3। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, 27 पाई माइनस 20 पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई/12। और ये ओमेगा टी का वैल्यू है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t इंटू टी इज इक्वल टू 7 पाई/12। नाउ सॉल्व फॉर स्मॉल t, t इज इक्वल टू, ये पाई विल गेट कैंसल्ड और ये हो जाएगा 7t/24। आई नो दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड, ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है। मैंने कहा था 3-4 तरीके हैं, तुमको जो तरीका अच्छा लगेगा वही तरीका तुम लोग अपनाना, बट ये एक बेसिक आइडिया है कि बॉडी जहां से चल रहा है उसका इक्वेशन निकाल दो, जहां पर जाना है उसके लिए सॉल्व कर दो। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होता है और जनरली बच्चों को ये प्रीफर नहीं किया जाता। क्या ये मेथड समझ आया? कैलकुलेशन ज्यादा है, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा तरीका होता है कि हम कुछ रिजल्ट्स याद रखें। कौन कौन से, ध्यान से देखना। जैसे हमने ऑलरेडी कंट्रोल सी सेट किया हुआ है, हाँ, वाला डायग्राम पर कंसंट्रेट करो। एक बॉडी मीन पोजीशन पर है और मैंने बताया था कि यहां से यहां जाना, वापस आना, फिर यहां जाना, फिर यहां आना, ये होता है कंप्लीट टाइम पीरियड। बढ़िया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ यहां से जाना और यहां तक आना, कितना टाइम लगेगा इसमें? पूरे टाइम पीरियड का हाफ। उसी तरह से इधर जाना
और इधर आना कितना टाइम लगेगा? पूरे टाइम पीरियड का हाफ। दूसरा, अब इसके बाद कंटिन्यूएशन में आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां से एक्सट्रीम पोजीशन जाने का टाइम अगर पूछा जाए तो t/4। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आने का टाइम पूछा जाए t/4। सिमिलरली मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम जाने का टाइम पूछा जाए t/4 और आने का टाइम पूछा जाए t/4। यहां तक बातें सब कुछ क्लियरली समझ में आती है बच्चों को। लेकिन अब जो हम पूछने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर बॉडी मीन पोजीशन पर हो और वो a/2 तक जाना चाहता हो, डायरेक्टली ओरिजिन से a/2 तक जाने का टाइम ये कितना होगा? ये टाइम कितना होगा? कौन बताएगा? हम अला बताइए। t/12 कितना? t/12 t/12। और ये वाला टाइम t/4 माइनस t/12 तो t/6 t/6। कैसे आता है सर ये तो t/6 तो निकालने का तरीका है कि t/4 पूरा टाइम है, उसमें से t/12 माइनस कर दो। और t/12 कैसे आता है? बॉडी ओरिजिन पर है और मीन पोजीशन पर है अपने, और राइट की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन हमारा होता है x = a sin ओमेगा t। यही इक्वेशन होता है। ये हमने अभी कुछ देर पहले आपको बोला था, याद कर लो इसको। अब हमने कहा है कि t पर ये अगर a/2 पर हो तो a/2 पर इसको x = a/2 पुट कर दो, एंड दैट = a sin ओमेगा t। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ओमेगा टी ये हो जाएगा, या तो इसको π/3 लिख दो, सॉरी π/6 लिख दो, या π - π/6 लिख दो सेकेंड क्वाड्रेंट का भी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t/12। इसको सॉल्व करोगे तो ये t/4 से बड़ा वैल्यू आएगा। t/4 से बड़ा वैल्यू आने का मतलब कि घूम के आने का टाइम आ जाएगा। मतलब यहां से सीधे जाने का टाइम नहीं, यहां से ऐसे घूम के आने का टाइम, क्योंकि t/4 में तो यहां पहुंच जाएगा। अगर t/4 से ज्यादा टाइम आ गया मतलब घूम के जा रहा है। तो जितने भी मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, एवरीथिंग एज अ प्रूफ। लेकिन जैसे तुम लोग मेडिकल के बच्चे हो, हर चीज को ग्राउंड लेवल पर तुम अपने नोटबुक पे प्रूफ करो, कोई अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट्स याद होंगे तो तुम्हारा स्पीड ऑसम रहेगा। और ये सब चीजों में मैं चाहता हूं कि तुम लोग रिजल्ट याद रखो। तो यहां से मीन पोजीशन से a/2 जाने का t/12 और यहां से यहां जाने का t/6। वैसे आने का भी वही बात है, यहां से यहां t/6, यहां से यहां t/12। सिमिलरली यहां पर -a/2, यहां से यहां जाने का t/12, यहां से यहां जाने का t/6, वापस आने का t/6, वापस यहां आने का t/12। ये हो गया a/2 का। दो और हैं, कौन कौन से? एक है मीन पोजीशन से a/√2 डायरेक्टली यहां से यहां आने तक का टाइम ये होता है t/8। यहां से यहां आने का t/8, यहां से यहां आने का t/8। कैसे आया? वही जैसा प्रूफ किया है वैसे प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली यहां से यहां t/8, 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 t/8। ये सेकेंड डेटा है। एक a/2 वाला डेटा याद रखना है, एक a/√2 वाला डेटा याद रखना है, और लास्ट में लिखने जा रहा हूं। कहोगे सर इतना सारा कैसे याद होगा? तुम देखते जाओ, 1 से 2 दिन में सब दिमाग में बैठ जाएगा। और तीसरा है √3a/2। और ये पहले का उल्टा है, यानी t/6, t/12।
t by 12, t by 6. Similarly, t by 6, t by 12, t by 12, t by 6. यकीन मानो अगर ये 3 डायग्राम, ये ऊपर वाले 2 तो सबको याद होते हैं, t by 4 का मतलब, t by 2 का मतलब सबको पता होता है, लेकिन ये जो 3 हमने बनाए हैं, अगर ये तुमको दिमाग में बैठ गया तो अभी वाला जो क्वेश्चन हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन वगैरह करके किया है ना, ये इतना बड़ा -√3a/2 से a/√2 जाने तक का टाइम अगर निकालने का बात है, देखो अभी जो क्वेश्चन हमने इतना बड़ा में किया, वो क्वेश्चन कैसे एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। हमारा क्वेश्चन था कि बॉडी हमारा है -√3a/2 और उसको जाना था a/√2 पर। यहां से यहां जाने तक का टाइम तुम देख लो t/6 है, और यहां से यहां जाने तक का टाइम t/8 है। बस सिंपली ऐड कर दो, t/6 प्लस t/8, 24, 4t प्लस 3t, 70/24। अब तुम बोलो ये कितना सिंपल हुआ। अब कहोगे सर इतना याद करना पड़ेगा तब तो होगा। तुम्हें एक बार ध्यान से देख लोगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये हेल्प करने वाला है। अब मैं क्वेश्चन को कितना भी घुमा दूं, ध्यान से देखना। पहले यहां तक बात समझ आ रही है? मैं भी इस पर 1-2 और क्वेश्चन रिपीट करूंगा। यहां तक बात समझ आ रही है? अब देखो, ये हमारा मेन पोजीशन है। मान लो क्वेश्चन दिया गया कि एक बॉडी a/√2 से और -a/√2 से ये एक्सट्रीम जाके वापस से a/2 तक गया। चलो इसका टाइम निकालो। अब देखा जाए तो इसका इक्वेशन बनाने जाओगे, सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तब हम क्या करेंगे, a/√2 मतलब t/8, तो ये पॉइंट का नाम रख दिया a, ये नाम रख दिया b, ये पॉइंट का नाम रख दिया c, और ये पॉइंट का नाम रख दिया d। TAB, ध्यान से देखते रहना, मैं जानबूझ के नाम लिया हूं ताकि तुमको आसानी हो समझने में। TBC t/4, TCD t/12। Simply add and that is your answer। यही हो जाएगा हमारा टाइम का आंसर। हाँ बोलो। सर t/8 into 2 होगा ना कौन सा? सर, क्योंकि वो AB में ऐसा लूप मार रहा है तो t/8 प्लस t/8। T by सर वो AB पे लूप मार रहा है तो t/8 प्लस नहीं t/8। नहीं नहीं नहीं, A से B तक का टाइम t/8, B से C तक का टाइम t/4, C से D तक का टाइम t/12। ऐसा टर्न मारने से हम 2/2 क्यों डालेंगे? ऐसा ये गड़बड़ है, गलत बोल रहे हो। यही होगा टाइम। नहीं सर, वो मैंने यहां से एक मिनट, यहां से यहां जाने तक का टाइम लिख दिए। B से C तक के जाने का टाइम क्या होता है? t/4 ही होता है ना बच्चे, क्यों t/2 होगा ये? B नहीं से सर, कोई बॉडी मैंने वो पार्ट अलग ब्रेक किए थे इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। मतलब मैंने AB को एक पार्ट लिया और फिर AC को एक पार्ट लिया इसलिए। पार्ट वही पार्ट हमने टाइम लिखा है ना। A से B तक के जाने का टाइम t/8, B से C तक के जाने का टाइम t/4, C से D तक के जाने का टाइम t/12। यही तीनों तो रटवाया है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो यही डेटा देंगे। इसके अलावा क्योंकि साइन बाई दूसरे एंगल, दूसरा वैल्यू का साइन का थीटा नहीं निकल पाएगा, तो मेडिकल में अगर देंगे तो वो इसी तरह से a/2, a/√2 और √3a/2, यही 3 देंगे, और ये तीनों का हमने तुमको रटवा दिया। अब तुम कहीं से कहीं घुमा के पूछो ना, तुम खुद से सोचो कहीं से कहीं जाने का, अपने मन से क्वेश्चन बना लो। मीन पोजीशन पर है, यहां से घूम के और वापस √3a/2 पर आ रहा है। चलो यही सोच लो, यही निकालना है। हाँ कनक बोलिए। सर आप प्लीज एक्सप्लेन करें C से D तक का t/2 कैसे आया?
सी से डी मीन पोजीशन से a/2 तक के जाने का टाइम देख रहे हो। मीन पोजीशन से a/2 का सबसे पहला यही बताया था, t/2 LC। पहला डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर। पर सर आपने वो नीचे वाले डायग्राम में अच्छा a/2 तक a/√2 तक a/√2 t/8 लिखवाया है यहाँ पे। टोटल 3 डायग्राम है। पहला डायग्राम यहाँ, दूसरा डायग्राम यहाँ और तीसरा डायग्राम यहाँ। इसको अच्छे से एक बार अपने हिसाब से बना लो कॉपी पर, और इसके बाद देखो इसको लगा डाला तो लाइक झींगा लाला वाला बात हो जाएगा। कभी गलत होगा ही नहीं, कुछ भी कर ले कोई गलत नहीं हो सकता। अब जैसे यही हम एक तो एग्जांपल ले रहे हैं, मीन पोजीशन से चलना शुरू किया। अब ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C। तो A से B मीन पोजीशन से एक्सट्रीम t/4 प्लस B से C √3a/2 अगर है तो यहां से यहां जाने तक का टाइम ही होता है t/2। बस यही होगा। देख लो। हाँ, एक बार याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जितना आसानी से। तुम एक बार ध्यान में बैठा लो, √3a/2 में और a/2 में इंटरचेंज हो जाते हैं। पहले t/12 होता है, उसके बाद t/6 होता है, ऐसे। ये दूसरा तरीका है। अभी तीसरा तरीका जो है वो सबका बाप तरीका है, और जो तरीका अगर समझ आ गया, अब आगे से अपने को 15-20 मिनट बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर वो तरीका आ गया तो तुम आधा SHM इंजीनियरिंग लेवल का भी कर सकते हो, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत डिटेल में पहले नहीं बताऊंगा, तुमको ट्रिक बता दूं, ट्रिक समझ जाओ, क्वेश्चन होने लगे तब हम जाके क्यों होता है, कैसे होता है, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें बता सकते हैं। अगर तुम ध्यान से समझो तो अभी तक SHM में हमने तुमको क्या सिखाया कि कोई भी बॉडी का अगर फेज निकालना हो, इनिशियल फेज की बॉडी यहां पर है तो उसका इनिशियल फेज फाई क्या होगा, तो वो निकालना है। और दूसरा टाइम, एक जगह से दूसरे जगह जाने तक का टाइम कितना होगा वो निकालना है। ज्यादातर हमने इसी के इर्द गिर्द बात करी है। हमको इसके लिए जरूरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबको पता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन शॉर्ट UCM। एक SHM को UCM की तरह देखा जाता है। कैसे ये पॉसिबल हुआ, क्या हुआ, मैं डिटेल में अभी आज नहीं हुआ, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा समझ नहीं पाओगे, ट्रिक्स नहीं समझ पाओगे। पहले ट्रिक समझने का कोशिश करो, फिर समझेंगे कि सर ये हो कैसे रहा है। आपको करना क्या है, आपको एक सर्कल बना देना है। जब भी कोई भी फेज निकालने का, टाइम निकालने का, इस तरह का, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को जेहन में बैठाना है, चाहे हमको कितना भी दूसरा तरीका आए, ये तरीका आना होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका SHM का है। इसको तुम लोग प्रैक्टिस करना। ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो जो SHM का एम्पलीट्यूड होता है, रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है कि रेडियस ऑफ द सर्कल is equals to amplitude of SHM। चलिए, दूसरा आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में प्लस लगा के कट कर देना है। ये 2 डायमीटर आपको बनाने हैं। ये इसका सेंटर हो गया। ये जो पॉइंट है ऊपर नीचे इसको लिख देना है मीन पोजीशन, और इन दोनों पॉइंट को लिखना है एक्सट्रीम पोजीशन। इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम
इसको निगेटिव एक्सट्रीम। ये मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा कि इसको क्या करना है, ये डायग्राम ऑलरेडी बना के तुमको बता दिया हूं। सर्कल बनाना है, प्लस ड्रॉ करना है, और ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, ये मार्क कर देना है। दूसरा जो पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से ट्रिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बॉडी विल मूव in clockwise direction with angular velocity omega, always। इस पूरे सर्कुलर पाथ पर बॉडी हमेशा क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, कभी इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव कराना है। और आज हमसे कोई भी बच्चा क्यों नहीं पूछेगा कि सर ये क्यों हो रहा है, क्यों, आज हम नहीं बताएंगे। पहले इसको डाइजेस्ट कर लो, फिर उसके बाद क्यों, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये सर बहुत बाद में हो सकता है। नहीं तो अगर हम सारा कुछ डिटेल बताएंगे तो तुम ही हौच पौच हो जाओगे, फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत साइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, आप सर्कल बना लीजिए, रेडियस उसका a होगा, एम्पलीट्यूड। दूसरा, बॉडी को क्लॉकवाइज ही मूव कराना, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी SHM की होती है वही ओमेगा। एंड तीसरा जो लास्ट इस कॉन्सेप्ट का बात है कि एंगल्स विल बी मेजर्ड फ्रॉम positive y axis in clockwise sense। जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव y किधर, मतलब इधर, ये पॉजिटिव y या पॉजिटिव x को मैंने बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करें, चलो ठीक है, ये तो सारा बात हमने समझ लिया, कैसे इंप्लीमेंट करें। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बॉडी है, वो a/√2 पर है, a/√2 पर, और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसका इक्वेशन लिखिए। जो बच्चे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को किए हुए हैं या जिन चीजें अच्छे से याद है वो तुरंत लिख सकते हो। इसका इक्वेशन आएगा a sin ω/t प्लस π/4, पाई का वैल्यू π/4 आएगा। बट ये कंसर्न नहीं है, कंसर्न है इस कॉन्सेप्ट को रियलाइज करना। तुम्हारा बॉडी इनिशियली कहाँ था, a/√2 पर। सबसे पहले वो a/2 पॉजिटिव है ना, तो इसको ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में a/√2 कहीं यहां पर होगा। आपको क्या करना है, पहले वो पॉइंट बना देना है और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये हमेशा सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। बॉडी हमारा या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। अब हमको डिसाइड करना है कि बॉडी कहां पर होगा। तो जैसे मैंने कहा कि बॉडी हमेशा क्लॉकवाइज ही मूव करना पड़ेगा, कभी भी उसको एंटी मत मूव कराना। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि बॉडी a/√2 पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। अब कायदे से मेरे को 1 वाला पॉइंट लेना चाहिए या 2 वाला, तुम बताओ, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर मूव कराओगे तो 1 वाला पॉइंट पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, लेकिन 2 वाला पॉइंट मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ये वाला पोजीशन लेना इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। ये वाला पोजीशन अगर ये बॉडी ऐसे जा रहा होता तब ले लेते ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, लेकिन जो हमारा डायग्राम हमने पूछा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, यहां से यहां इसको ज्वाइन करना है।
ये इसको ज्वाइन कर दो। और ये हमने रेडियस बोला था ए है, रेडियस तो हमेशा ही होना है। तुमको पता है कि ये अगर a/√2 है तो ये π/4 ही होगा। a cos थीटा यही a/√2 है। ये π/4 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी π/4 हो जाएगा। हो गया आंसर। बहुत सारे बच्चों को पहली बार जब ये हम बताते हैं तो उनको लगता है कि सर इतना सारा काम करना पड़ेगा, ये तो 2 लाइन में हम कर रहे थे इक्वेशन में। हमने बताया ना कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फेज निकालने का नहीं है, ये तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। इससे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं कि जो हम तुमको बिना इसके सॉल्व करने के लिए दे होगा ही नहीं। मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे तुम लोग को यहाँ पर हमने कराया था एक क्वेश्चन, मैंने जो कराया है वही क्वेश्चन लेंगे तो तुम लोग को थोड़ा अच्छा फील आएगा। जैसे -√3a/2 पर बॉडी है और मीन पोजीशन की तरफ जाने का हमने यहाँ पर इक्वेशन ड्रॉ करके फाई का वैल्यू 5π/3 वगैरह वगैरह निकाला था। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इतना सारा काम किया हमने, डायरेक्टली किया जा सकता था। कैसे? देखो, सर्कल बनाया, डायमीटर्स बनाए, मीन पोजीशन लिखा। मैं जानबूझ के ये सब लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को चीजें याद भी होती रहे। मैं लिखना बंद कर दूंगा तो तुम लोग भी लिखना बंद कर दोगे। बॉडी कहां पर है? -√3a/2 पर, कहीं यहाँ माइनस है मतलब इधर होगा, प्लस होगा तो मतलब इधर होगा। यही तो बात है। अब क्या करना है आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, यहाँ और यहाँ। 2 बातें हैं, एक पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ, एक पॉइंट बनेगा यहाँ। कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, 1 या 2? मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट लेना चाहिए। विच पॉइंट वी शुड टेक? हमारा बॉडी कौन सा हो? आद्या बताइए। सर सेकंड। मल्हार? हाँ सर, सेकंड। सिंपल सा बात है। तुम देखो उस इक्वेशन में हमारा -√3a पर बॉडी था और मीन पोजीशन की तरफ तो जा रहा था। सी, तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा था और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा बॉडी को मूव कराना है। अब इसको क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो ये तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मतलब 2 को ही हमको चूज करना है। चलो यहाँ से इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करोगे तो ये एंगल हमारा π/6 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज 30 डिग्री, राइट? cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर होता है। ये एंगल अगर π/6 है तो हमको फेज एंगल निकालना है। तो फेज एंगल कहाँ से निकलेगा? ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल, ये हो जाएगा फेज एंगल। 2 बातें हो सकती हैं, या तो तुम 2π में से ये एंगल निकाल के ये हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/3। सो 2π - π/3 कर दो तब भी आ जाएगा, नहीं तो 3π/2 प्लस π/6 कर दो तब भी आ जाएगा। π/3 जो हमारा वैल्यू था वो आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। ये सर्कल हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं और ये सब पॉइंट्स, ये 10 सेकेंड भी नहीं लगते इसको करने में। जब तक बच्चा ये इक्वेशन लिखेगा और 2 लाइन उसको सॉल्व करने में लगेगा ये पूरा पार्ट, तब तक सर्कल बन के ये फेज एंगल निकल चुका होगा। तुम कोई भी पोजीशन पर कहीं भी जाते हुए बॉडी का फेज एंगल निकालने पर बिल्कुल भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। हमने जो पहले तरीके बताए थे वो भी तरीके सही हैं, लेकिन अगर सर्कल वाला अप्रोच समझ आ गया तो इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। बिना कोई कैलकुलेशन के बच्चे सोच के आंसर कर देते हैं। एक और क्वेश्चन, फिर हम टाइम कैलकुलेशन पर आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट से टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है। जैसे मान लो बॉडी यहाँ पर है,
कहीं पर भी मान लो a/√2 माइनस a/√2 और एक्सट्रीम तक जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इसका फेज बताइए। चलो मैं थोड़ा सा रफ जैसा ही कर रहा हूँ, ऐसा करें, ऐसे करें। अब मैं एकदम से रफ वर्क कर रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव, कहाँ है माइनस a/√2, यहाँ पर होगा माइनस a/√2, ऊपर नीचे ज्वाइन करो, यहाँ पर 2 पॉइंट मिले, लेकिन ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉइंट चूज करना है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये a/√2 है तो ये एंगल हो जाएगा π/4, मतलब कायदे से हमको ये वाला एंगल बताना है, तो ये π/4 है तो ये एंगल π/4 हो जाएगा, π प्लस π/4, पाई प्लस π/4, ये हो जाएगा 5 π/4, दैट इज योर आंसर। इससे आसान और क्या होगा बताओ? आ रही बात समझ में? हाँ मल्हार बोलिए। सर इसमें मतलब इससे फास्ट वो फेज एंगल निकालने के लिए लीनियर, मतलब लीनियर में भी तो हो सकता है ना क्या? सर? मतलब वो माइनस a/√2 से लेफ्ट जा रहा है, तो हमें पता है कि मतलब जब वो घूम के आएगा तब उसका फेज जो होगा वो पाई होगा, तो पाई से तो पाई प्लस π/4, तो 5 π/4 उधर। वो भी कर सकते हो। देखो कुछ चीजें हमको अगर दिमाग में बैठ गई हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो रेगुलर डेटा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर a/3 पर भी होगा तभी ये तरीका वर्क करेगा, a/4 पर भी होगा तो ये तरीका वर्क करेगा। ये तरीका ऐसा नहीं है कि ये फेल होने वाला है, कभी कभी फेल नहीं होगा। अब हम आते हैं टाइम कैलकुलेशन पर, सेम अप्रोच से। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, जो तुम लोग ने 70/24 आंसर किया था, ये 70/24। एक तो है कि तुमको सब टाइम पीरियड याद है, टन टन उसको ऐड करके तुम लोग निकाल दे रहे हो, ये भी तरीका सही है, बढ़िया है। सर्कल वाले मेथड से कैसे करेंगे? देखो काफिया लेते हैं आपका डाउट बच्चे। ये हमारा सर्कल हो गया। अगेन ये डायमीटर्स हो गए, मीन पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। हमारा बॉडी -√3a/2 पर है और मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टली जा रहा है, तो हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट होगा, और ये एंगल भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। ये एंगल हमारा ये आ गया था π/6, 30 डिग्री, और इसको जाना कहां पर है? प्लस a/√2 पर। अब देखो ध्यान से, प्लस a/√2 यहां पर है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स बनेंगे वो कहां बनेंगे? यहां और यहां। डायरेक्टली जाना है तब तो यहां से यहां जाना है, घूम के जाना है मतलब यहां जाना है। हमारा डायरेक्टली जाने का बात था, तो यानी कि बॉडी को यहां से यहां जाना है। ये एंगल कितना है? तो ये है π/3। ये एंगल कितना है? ये π/4। कैसे? ये एंगल π/4 है, तो ये एंगल π/4 है। टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू π/3 प्लस π/4। कितना? 4π प्लस 3π। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 7π/12 टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर वेलोसिटी। 7π/12 डिवाइड बाई 2π/t, ओमेगा को 2π/t लिख देंगे। अब कैंसिल आउट करके डायरेक्ट आंसर लिखो 70/24। और मैंने तो इतना लिखा, तुम लोग जितना फास्ट इसको करोगे उतनी ही ये अप्रोच तुमको मजा देगा, तुमको लिटरली फील होगा कि यार क्या गजब तरीका मिला है। क्योंकि मैं इसके बाद के 100 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, इसलिए मेरे को पता है कि इसका कितना यूज होने वाला है। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर फेज तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टाइम तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसका जरूरत क्या है? हमने कहा ना कि ये तो बस अभी इंट्रोड्यूस की है हम इस कॉन्सेप्ट को। अब जैसे जैसे इसे क्वेश्चंस हम लोग करने लगेंगे ना, तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी और तुम्हारा स्पीड अनमैचेबल होगा।
कहीं से कहीं जाने का टाइम तुमको निकालना है, यू कैन डू दिस। मान लो तुमको घूम के आने तक का टाइम पूछा जाता है कि भाई नहीं है ऐसा, बॉडी -√3a/2 पर है और यहां से ऐसे घूम के वापस आ रहा है a/√2 पर। इसका मतलब घूम के आने का मतलब ये वाला पॉइंट पकड़ना पड़ता है और यहां से यहां आने तक की बात होती है। तो ये π/3, ये यहां से यहाँ π/2 और ये यहां से यहाँ π/4। अब तीनों को ऐड कर दो, π/3 प्लस π/2 प्लस π/4, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई ओमेगा 2π/t, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम। बताओ इसको कैलकुलेट करने में अब जितना तुमको टाइम लगे। तो इतनी आसानी से सारे क्वेश्चन ये फेज वाले टाइम वाले बनते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो टाइम पीरियड और फेज, इनिशियल फेज, इक्वेशंस, इसके रिलेटेड आज का जो डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पर अभी इसको रोकता हूं। कल हम लोग एसएचएम के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, उन पर बात करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा प्रॉब्लम्स के दौरान। जिन बच्चों को नहीं समझ आया होगा, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरे को इसकी बहुत जरूरत है। हम चाहेंगे कि तुम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, ये कॉन्सेप्ट तो सीखो ही, तब तुमको रियली फील आएगा कि क्यों नहीं हम सीख रहे थे इसको। मैं 2 क्वेश्चंस का ये एक बार फिर से देख लेता हूँ आंसर, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो कल की क्लास में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।